अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, होंगे खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961। और एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादातर इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में पूछा जाता है। तो साइलेंट फीचर से पहले हमें सबसे पहले मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के कुछ पॉइंट्स डिटरमाइन होने चाहिए, जहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961, कि यानी कि इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये एक्ट या ऑर्डिनेंस किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, जब हमें ये चीज़ पता चल जाएगी देन फिर हम उसके साइलेंट फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लॉन्ग है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को मेंशन करते हैं। तो हियर आई प्रेजेंट यू द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो वो कहता है कि द मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 वाज इनेक्टेड इन पाकिस्तान टू रेगुलेट द मैटर्स रिलेटिंग टू मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, पॉलीगैमी एंड सक्सेशन अमंग मुस्लिम्स। तो इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स डिटरमाइन हो गए हैं कि इसका बेसिक पर्पस क्या है या ये किस चीज़ से रिलेटेड जो है ये ऑर्डिनेंस बेसिकली है। ठीक है, इसके अंदर से हमें कुछ ये चीज़ें पता चल गई कि यार इसके आगे साइलेंट फीचर्स में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैरिज से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे, डाइवोर्स से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पॉलीगैमी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, सक्सेशन राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी इनके 5, 7, 8 पॉइंट्स हमने ऊपर मेंशन किए हैं इसके इंट्रोडक्शन के अंदर, तो हमें पता है कि दीज ऑल आर द साइलेंट फीचर्स, यानी कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये इन 8-10 चीज़ों के अराउंड जो है वो मूव कर रहा है। तो देन मूव टुवर्ड द पर्पस। The purpose is its purpose was to modernize the family law in line with social needs while keeping Islamic principles in views। यानी बेसिकली इसका जो बेसिक पर्पस था ना वो ये था कि फैमिली लॉ को मॉडर्नाइज करना है, लेकिन मॉडर्नाइज किसके अकॉर्डिंगली करना है, इस्लामिक लॉ के या इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली करना है। तो अब हम चलेंगे जी बेसिक टॉपिक की तरफ, एक्चुअल टॉपिक की तरफ, विच इज द साइलेंट फीचर्स ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। द फर्स्ट साइलेंट फीचर इज रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन हम किस तरह से करेंगे या किस जगह पर की जाएगी, और इस रजिस्ट्रेशन को अगर ना किया जाए तो इसका इफेक्ट क्या होगा और इस रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या होगा। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन होगी कहाँ। वो कहता है ऑल मैरिजेस मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द यूनियन काउंसिल थ्रू अ निकाह रजिस्ट्रार, यानी कि निकाह रजिस्ट्रार जो है वो मैरिजेस को रजिस्टर करवाएगा। कहाँ पर करवाएगा? यूनियन काउंसिल के पास। अब ये तो रजिस्ट्रेशन की बात होगी। अब उसने कहा कि अगर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, किसी मैरिज की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो वो कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, फेलर टू रजिस्टर डज नॉट इनवैलिडेट द मैरिज बट इज पनिशेबल विद फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। यानी कि उसे रजिस्टर ना करवाने से मैरिज जो इनवैलिडेट नहीं हो रही, लेकिन आपको पनिश होगा, आपको पनिश किया जाएगा फाइन के थ्रू भी या इम्प्रिजनमेंट के थ्रू भी। अब तो ये तो हमने देख लिया इफेक्ट। अब हम देख लेते हैं इस रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या है। सो वो कहता है द एम इज टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स ओवर अनरजिस्टर्ड एंड अनरिपोर्टेड मैरिजेस, कि यानी कि जो भी अनरजिस्टर्ड मैरिजेस होती हैं या अनरिपोर्टेड मैरिजेस होती हैं या अनमेंशन्ड मैरिजेस होती हैं, उनकी वजह से जितने भी क्लैशेस राइज होते हैं ना, अगर तो मैरिज रजिस्टर हो जाएगी देन वो क्लैशेस राइज नहीं होंगे। द सेकंड फीचर इज पॉलीगैमी। हियर द वर्ड पॉली मीन्स मैनी। तो वो कहता है कि अ हस्बैंड मस्ट ऑब्टेन प्रायर रिटन परमिशन फ्रॉम आर्बिट्रेशन काउंसिल बिफोर कंट्रैक्टिंग अनदर मैरिज, कि इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर तो आदमी जो है वो दूसरी शादी करना चाह रहा है तो उसको आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास से परमिशन चाहिए, लेकिन वो परमिशन किस तरह की होनी चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। फिर कुछ एसेंशियल्स होंगे। एसेंशियल्स में ये है कि उधर रिटर्न परमिशन उसको उसी सूरत में मिलेगी अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन होगा और उसके पास अपनी एग्जिस्टिंग वाइफ की कंसेंट होगी। देन हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं। ब्रीच, यानी कि अगर खिलाफ वर्जी करेगा इसकी, तो खिलाफ वर्जी का इफेक्ट ये है कि हस्बैंड लाइबल है कि फाइन पे करेगा या फिर उसको सजा होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, और वाइफ के पास राइट आ जाएगा कि वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, यानी कि उसके पास रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का राइट राइज हो जाएगा इस ब्रीच की वजह से। ये है जी इसका इफेक्ट। अब डिस्कस कर लेते हैं जी द थर्ड फीचर विच इज द रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो वो कहता है हस्बैंड हु प्रोनाउंस द डाइवोर्स मस्ट गिव रिटन नोटिस टू द चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल एंड सप्लाई अ कॉपी टू वाइफ, विच मीन्स कि आपको जो है रिटर्न नोटिस भी देना पड़ेगा चेयरमैन को भी यूनियन काउंसिल के, और उसकी एक कॉपी आपको वाइफ को भी देनी पड़ेगी। प्रोनाउंसिएशन जस्ट जो है वो वैलिड नहीं है। देन फिर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए कुछ टाइम पीरियड बता दिया उन्होंने। कहा तलाक डज नॉट बिकम इफेक्टिव इमीडिएटली, इट कम्स इनटू इफेक्ट आफ्टर 90 डेज फ्रॉम द नोटिस और एट द एंड ऑफ इद्दत। यानी वो कहते हैं कि प्रॉपर तलाक जो है ना वो कब होगी, जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे उस नोटिस के बाद, यानी कि 3 माह का पीरियड जो है वो पास आउट हो जाएगा, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि इद्दत का पीरियड जो है वो एंड हो जाएगा। अब इस टाइम पीरियड का भी कुछ इफेक्ट है, और इफेक्ट वो है कि जी वो कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड एन आर्बिट्रेशन काउंसिल ट्राइज फॉर रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द पार्टीज, यानी कि इन 90 दिनों के दरमियान या इद्दत के पीरियड के दौरान रिकॉन्सिलेशन करवाई जा सकती है। Another feature is dedicated right of divorce। वैसे एक्चुअली में जो है वो हस्बैंड प्रोनाउंस करता है डाइवोर्स, लेकिन यहाँ पर अगर हस्बैंड या एट द टाइम ऑफ मैरिज अपना राइट डेलीगेट कर देता है वाइफ को, तो वो सेम मैनर्स के अंदर जो है वो डाइवोर्स को प्रोनाउंस कर सकती है। सो वो कहता है हस्बैंड में डेलीगेटेड हिज राइट ऑफ डाइवोर्स टू हिज वाइफ आइदर परमानेंटली और कंडीशनली थ्रू द निकाहनामा और लेटर एग्रीमेंट। ठीक है, अब फिर इसका भी इफेक्ट है जो मैंने पहले आपको डिस्कस करके बता दिया कि इफ द राइट डेलीगेटेड द वाइफ कैन एक्सरसाइज तलाक इन द सेम मैनर एज द हस्बैंड। नाउ मूव टुवर्ड अनदर फीचर व्हिच इज द सक्सेशन राइट ऑफ ऑर्फन्स। तो वो कहता है द ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन इनहेरिटेंस। If a son, daughter, or deceased die before him or her, then the children of that predeceased child inherit the share of their parent would have received। यानी कि वो कहता है कि अगर एक वफात पा जाने वाले से पहले जो है ना उसका अपना बच्चा वफात पा जाए लेकिन उसके बच्चे हों, तो उन बच्चों का उस विरासत के अंदर हिस्सा होगा और वो उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, फिर इस सक्सेशन राइट का कुछ पर्पस था। इसका पर्पस ये था कि उन ऑर्फन्स की जो है वो प्रोटेक्शन करना, या कह सकते हैं कि जिनको प्रॉपर्ली राइट प्रोवाइड करना। Another feature is maintenance, जिसे हम कहते हैं जिनानो नकफा, जिसके अंदर कहता है हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी कि उनका खर्चा उठाने के लिए वो बाउंड है। अगर वो खर्चा नहीं उठाता या निगलेक्शन शो करता है तो उसका कुछ इफेक्ट होता है। कुछ इफेक्ट के अंदर जो इफेक्ट आता है वो बेसिकली वो है निगलेक्ट और फेलर गिव राइट टू द वाइफ टू सीक मेंटेनेंस थ्रू कोर्ट, यानी कि कोर्ट के थ्रू जो है वो मेंटेनेंस हासिल कर सकती है। नाउ मूव टुवर्ड अनदर फीचर व्हिच इज आर्बिट्रेशन काउंसिल, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पॉलीगैमी के पॉइंट के अंदर। आर्बिट्रेशन काउंसिल के थ्रू जो है वो परमिशन चाहिए होती है जी। और बेसिकली हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ आर्बिट्रेशन काउंसिल। तो वो कहता है द यूनियन काउंसिल फॉर्म एन आर्बिट्रेशन काउंसिल टू डील विद डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू पॉलीगैमी, डाइवोर्स, रिकॉन्सिलेशन एंड मेंटेनेंस। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ये क्या करता है, ये फॉर्मल प्रोसेस को जो है वो इंश्योर करता है ताकि फैमिली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है क्या करती है, फैमिली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज डार।
तो बेसिकली डावर जो है उसको कहते हैं हक महर। तो वो कहता है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये एम्फेसाइज करता है प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ डावर इन द निकाहनामा। अब डावर से रिलेटेड वाइफ के पास कोई राइट्स होते हैं, वो राइट क्या होता है कि वाइफ हैज द राइट टू रिकवर द डावर लीगली। नाउ मूव टुवर्ड द लास्ट फीचर विच इज द वुमेन राइट्स। तो ये ऑर्डिनेंस जो है वो इंडायरेक्टली प्रमोट करता है फैमिली वेलफेयर को और वुमेन राइट्स को। सो हियर वी डिस्कस साइलेंट फीचर मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस, उसका पर्पस, उसके अंदर से जितने फीचर्स है। द फर्स्ट फीचर इज रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, द सेकंड इज पॉलीगैमी, द अदर इज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डेलीगेटेड राइट ऑफ डाइवोर्स, सक्सेशन राइट्स ऑफ ऑर्फन्स, मेंटेनेंस, आर्बिट्रेशन, काउंसिल, डावर, वुमेन्स राइट्स एंड फाइनली हियर विद सम ऑफ द टॉपिक। तो प्रीक्लूड रिमार्क्स में हम लिखेंगे द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1991 इज अ लैंडमार्क रिफॉर्म लॉ इन पाकिस्तान एज इट मॉडर्नाइज मुस्लिम फैमिली लॉ बाय मेकिंग मैरिजेस रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, रेगुलेटिंग पॉलीगैमी, इंट्रोड्यूसिंग अ नोटिस प्रोसीजर फॉर डाइवोर्स, protecting orphan grandchildren inheritance, and the last feature is strengthening women's rights in marriage and divorce. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड डू कमेंट फॉर योर डिजायर्ड वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।